Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, in a previous lecture we have done the time to reach the maximum height. आज इससे आगे कंटिन्यू हम करेंगे. Let's suppose consider a projectile is projected at a certain angle like this, at a certain angle theta with the initial velocity v naught. अगर इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे. यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, v नॉट x बनेगा, वो किसके होगा, v नॉट cos थीटा के. और यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v नॉट y, दैट्स इक्वल टू v नॉट sin थीटा के. यू रिमेंबर दैट इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू द B एट द मैक्सिमम हाइट, ये आपके डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम हाइट का, तो यहाँ पर जाकर वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो वो क्या हो जाता है, जीरो. बहरहाल हॉरिजॉन्टल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम जो है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं. सो लुक एट दिस वन. ए से लेकर बी तक जाने का जो टाइम था उसको हमने टी कहा था. और डू यू रिमेंबर इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन टाइम, पहली जो डेरिवेशन हमने की थी, पहली जो हमने डेरिवेशन की थी वो था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. और याद होगा आपको इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था, T इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी. दैट फार्मूला वी हैव डन. वो A से लेकर B तक जाने का टाइम जो था T बराबर किसके था, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी. सो अब जब A से लेकर B तक जाने का टाइम T है तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से डिस्टेंस ये है B से C तक का. तो जाहिर है जब आप घर से इंस्टीट्यूट आते हैं तो अगर आपको 20 मिनट्स लगते हैं तो इंस्टीट्यूट से वापस जाते हुए आपको 20 मिनट्स से लगेंगे. दैट मीन्स इन अ फ्री फॉल मोशन द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन फ्रॉम B टू C. दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, T. तो अब नेक्स्ट जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं वो है आपकी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. सेकंड डेरिवेशन की तरफ हम जा रहे हैं और वो है टोटल टाइम ऑफ, जिसको हम कैपिटल T से शो करते हैं. एक बात जो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है, जब हम कह रहे हैं फ्लाइट की बात, फ्लाइट है क्या चीज, एनी ऑब्जेक्ट विच रिमेन्स इन अ एयर इज नोन एज अ फ्लाइट. जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैं ऐसे इसको फेंक रहा हूं, ऊपर गया और वापस मेरे हाथ में आया, यानी मेरे हाथ से जैसे रिलीज हुआ, अप गया और वापस आया, जब तक ये एयर में रहा इसको हम क्या कहेंगे, फ्लाइट कहेंगे. जैसे सपोज करें एक बर्ड है जो अगर किसी दरख्त के ऊपर बैठा है, वहां से उड़ता है, उड़कर फिर किसी और दरख्त पे जाकर बैठता है, जब तक वो एयर में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं. लेट्स सपोज आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, वहां से कोई पत्थर फेंकते हैं, आपके हाथ से जैसे ही पत्थर रिलीज होता है वहां से मूव करते हुए जब तक इट हिट द ग्राउंड, तब तक इसको आप क्या कहेंगे, फ्लाइट कहेंगे. फ्लाइट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि एमिरेट्स की फ्लाइट है या PIA की फ्लाइट है. फ्लाइट का मतलब है एनी ऑब्जेक्ट विच रिमेन्स इन द एयर, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं. तो इस फ्लाइट के दौरान उसका टाइम कितना. अब यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें फ्लाइट से क्या मुराद, यहाँ से सपोज करें यहाँ पे फुटबॉल था, आपने किक लगाई, फुटबॉल ऐसे राइज हुआ, अब ये फुटबॉल क्या कहलाएगा, फ्लाइट कहलाएगा. यहाँ से B से गुजरा, गुजर कर जब गिरेगा C पे. इसका मतलब है A से लेकर B तक की जो जर्नी है किसी भी आपके प्रोजेक्टाइल की, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लाइट कहेंगे. इस जर्नी के दौरान जो टाइम रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से A से लेकर B से गुजरकर C तक जाने का जो टाइम है उसको हम क्या कहेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे. सो लुक एट दिस वन. इसको एयरबॉर्न टाइम भी कहा जाता है, याद रखिएगा. एयरबॉर्न टाइम का मतलब है द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ एयर. तो टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट या एयरबॉर्न टाइम एक ही चीज के दौरान में. अब टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट को हमने कैपिटल T से लेट सपोज शो किया, तो A से लेकर B तक जाने का टाइम क्या था, T. फिर B से लेकर C तक जाने का भी टाइम क्या था, T. तो टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या हो गया, 2T. अब अगर यहाँ पे देखें T इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, दिस T यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, स्मॉल T क्या है, टाइम टू रीच, वो किसके बराबर था, याद होगा आपको, वो जो T था वो किसके बराबर था, V नॉट साइन थीटा ओवर G के. डू यू रिमेंबर दिस वन, इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन. तो इस T की जगह पे अगर ये रख दे, V नॉट साइन थीटा ओवर G. सो लेट सपोज, सो T इज इक्वल टू 2 V नॉट साइन थीटा ओवर G. सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन, this one is the expression for the total time of the flight.
ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो दैट वाज द सेकंड डेरिवेशन. अब सेकंड के बाद अगर हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ आए तो हमने अब तक दो डेरिवेशंस कर ली. एक टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट जिसका फार्मूला क्या था, t इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी था. और सेकंड डेरिवेशन हमने क्या की, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, कहां से, ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर और मैक्सिमम हाइट से होते हुए फिर ग्राउंड तक आया. तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा या एयरबॉर्न टाइम कहलाएगा. और उसका टाइम का फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया और वो क्या था, कैपिटल T दैट्स इक्वल टू 2v नॉट sin theta over g. So that was our second formula. So after these two formulas, now we are going to have the third derivation, maximum height. थर्ड आप टॉपिक की तरफ जब हम जा रहे हैं, थर्ड जो आपका है वो है मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्या मतलब है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल? उसका मतलब है ये जो प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बी तक पहुंचा. तो आपने देखा ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, लेकिन सबसे ज्यादा हाइट कहां पर है, यहां पे दिस वन इज यानी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज मैक्सिमम हाइट. तो इस मैक्सिमम हाइट को हमने किससे शो किया है, h मैक्सिमम से, h हाइट के लिए और मैक्सिमम लिख दिया. यहाँ पे h भी लिख सकते हैं. इसका फार्मूला क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अगेन आप इस फिगर में देखें, आपको याद होगा आपने लीनियर मोशन में एक फार्मूला पढ़ा था, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. और इसी तरह से एक डिस्प्लेसमेंट का, एक हाइट का और भी डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था आपने 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे. देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूं इस फार्मूले को, इन दो फार्मूले में से मैक्सिमम हाइट की बात की. तो कैन आई राइट हियर 2GH, H मींस H मैक्सिमम, डिस्टेंस क्या है या H मैक्सिमम, दैट्स इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. हमें पता है बेटा जब मोशन कहाँ है, B की तरफ अपवर्ड जा रहे हैं, तो G की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, माइनस G. H मैक्सिमम हमने क्या करना है, मालूम करना है. फाइनल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल मोशन के दौरान क्या होती है, VY, तो VY का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में क्या होती है, V नॉट Y स्क्वायर. अब अगर यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा माइनस 2G H मैक्सिमम इज इक्वल टू, देखें ये आपके फिगर में नजर आ रहा है, जब मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं तो VY किसके बराबर होता है, 0 के. तो इसकी जगह पे बेटा क्या आ गया, 0 स्क्वायर माइनस V नॉट Y. ये देखें इसमें V नॉट Y किसके बराबर था, V नॉट साइन थीटा के. तो क्या राइट है, V नॉट साइन थीटा. तो अब आपके पास यहाँ पे बेटा क्या, 2GH मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर खत्म हो गया, बाकी क्या माइनस, इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर था. इसका मतलब ये हो गया V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो माइनस माइनस में कैंसिल हो गया. H मैक्सिमम जो है आपका, उसका फार्मूला हो गया V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. तो आपने देखा, आपने तीन फार्मूले ड्राइव कर लिए. टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, so T is equal to V naught sin theta over G. Total time of the flight, so capital T that's equal to 2 V naught sin theta over G. और तीसरा फार्मूला हमने जो ड्राइव किया है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, दैट वन इज इक्वल टू V naught स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2G. अब इसमें एक बात और आप जहन में अगर रखेंगे, सो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड इट इज रिटन एज H maximum is equal to V naught square sin square theta over 2G. It depends on the initial velocity, it depends on the angle of the projection, and it's also, but G is taken a constant, that's why it depends on the two things. One initial velocity, other one is angle. So look at this one. After that we are going to the next derivation.
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ अगर हम जाएं, दैट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले तो आप ये समझें कि रेंज है क्या चीज, पहले तो ये आपका क्लियर हो, तो उसके बाद रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। लुक एट दिस वन बेटा, अगर सपोज करें ये एक बिल्डिंग है, यहां से आपने स्टोन थ्रो किया, ऐसे जाके नीचे गिरा, तो पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन ये थी और पॉइंट ऑफ लैंडिंग ये। प्रोजेक्शन से लेकर जहां लैंडिंग हो, टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको कैपिटल एक्स से शो करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगर आप नीचे खड़े हुए हैं और यहां पे कोई एक बिल्डिंग है, आपने यहां से कोई फुटबॉल जो किक आउट किया और इस बिल्डिंग के ऊपर जाके गिर गया, तो टेक ऑफ पॉइंट क्या थी, दिस वन, और लैंडिंग पॉइंट क्या थी, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और उसको कैपिटल एक्स से शो करेंगे। अब एक और चीज की तरफ हम जा रहे हैं बेटा, अगर दो बिल्डिंग सेम हाइट की हैं, एक बिल्डिंग ये है, बिल्कुल इसी सेम हाइट की एक और बिल्डिंग है, आपने यहां से एक फुटबॉल को किक किया और इस बिल्डिंग पे जाके गिरा, तो आप देखें टेक ऑफ और ये लैंडिंग, क्या इन दोनों का लेवल सेम है? अगर टेक ऑफ पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट दोनों सेम लेवल पे आ जाएं, तो उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने एक्स कहा था, उसको एक्स से शो करने के बजाय उसको आर से शो करते हैं और उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। व्हेन द टेक ऑफ and the landing point are both at the same level, then the horizontal displacement between these two points is known as range of the projectile। जैसे ग्राउंड पे आप खड़े हुए हैं बेटा, बस ये लास्ट पॉइंट, लास्ट एग्जांपल करें, ये आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, यहां से आपने बॉल को किक किया, बॉल ऐसे एयर में गया और वापस जाके गिरा, तो ये क्या होगी, टेक ऑफ पॉइंट। लैंडिंग कहां पर हुई, हम ये मैक्सिमम हाइट हो गई, और लैंडिंग कहां पर हुई, यहाँ सी पे। तो ए से लेकर इस सी तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स, इसको एक्स के बजाय इसको आर से शो करते हैं और इसको कहते क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। देखा आपने, ये पॉइंट और ये दोनों क्या है, सेम लेवल पे। व्हेनेवर the takeoff and the landing point of a projectile are at the same level, then the horizontal displacement between these two points is known as horizontal range। और horizontal range को हमने किससे शो किया, R से। तो अब आप देखें इसका हम फार्मूला, आपको पता है बेटा, जब आप लफ्ज horizontal का यूज कर रहे हैं, जब आप वर्ड यूज करें हॉरिजॉन्टल का, लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं छोटी सी फिगर आपके सामने बना दूं, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है, इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। यानी पॉइंट ए से पहले हम कहाँ पे गए, बी पे, और बी से फिर कहाँ पे गए, सी पे। तो यहाँ आर तक जाने के लिए पहले डिस्टेंस, यहाँ पे बॉडी जा रही है बी तक, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आपने देखा यहाँ ए से लेकर थ्रू द बी सी पे पहुंचते हैं, जिसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यानी ए से लेकर सी तक का जो टाइम है वो क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी आपने पढ़ा था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2v0 साइन थीटा ओवर जी होता है। ये हम क्योंकि इसमें यूज करेंगे आगे चल के, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूं। सेकंड, ये जो x है, x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वो किसके बराबर है, r के है, जो हमें उसका फार्मूला ड्राइव करना है, मालूम करना है। अच्छा बेटा, जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल में, यू नो दैट देयर इज नो फोर्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस वन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। वो जो आप तीन इक्वेशन यूज करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या 2as is equal to vf square minus vi square, those three equations only used in accelerated motion। इसका मतलब है जब फोर्स होगी तो इक्वेशन यूज होंगी, वरना नहीं होगी। कैसे, अगर फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा और इक्वेशंस ऑफ द एक्सेलरेटेड मोशन यूज होंगी। लेकिन अगर फोर्स नहीं होगी तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगी, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन की एक इक्वेशन है, वो है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अगर इसको रीअरेंज करें तो s इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को x
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसको हम v नॉट x कहते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, इनटू t। अब देखें टोटल टाइम, अभी हमने कहा इसको कैपिटल T से शो करेंगे, तो ये x की जगह पे आपके पास क्या आ गया, रेंज। यहाँ पे टोटल टाइम दे दे t, हॉरिजॉन्टल, ये देखें फिगर में मैंने बताया था कि x बराबर किसके होता है, r के, तो x की जगह पे r का गया रेंज। v नॉट का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, v नॉट cos थीटा इनटू टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट कैपिटल T। बेटा अगर यहाँ पे r इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा अपनी जगह पे, टोटल ये देखें लिखा हुआ t किसके बराबर है, ये है 2v नॉट साइन थीटा ओवर g के। बेटा अगर इसको हम रीअरेंज कर लें, अब थोड़ा सा इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो देखें r किसके बराबर हो जाएगा, ये देखें 2 हमने पहले लिख दिया, v नॉट इंटू वी नॉट क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर हो गया, फिर क्या आ गया आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। अभी भी अगर एक स्टेप इसको और रीअरेंज कर लिया जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी को हमने अलग कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। बेटा एक मैथमेटिकल फार्मूला है, साइन ऑफ a प्लस b इज ऑलवेज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। अब अगर यहां पे मेरे पास साइन दोनों थीटा सेम हो, क्योंकि यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, तो साइन थीटा प्लस थीटा अगर कहा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा साइन ए की जगह पे क्या आ गया, ये इसको सपोज करें ये ए है और इसको सपोज करें ये बी है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस, दोनों एक जैसे हैं तो क्या राइट है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये थी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब अगर इस फार्मूले में हम आ जाएं, किस फार्मूले में, इस फार्मूले, तो देखें व्हेन यू पुट ओवर हियर, सो देखें बेटा ये r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, तो अपनी जगह पर ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा पूरा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा पूरा किसके बराबर, साइन ऑफ 2 थीटा के। इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपका अब जो फार्मूला फाइनल फार्मूला बना है, r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। आई थिंक इज इट क्लियर। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या, r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। इसमें एक चीज, ये तो फार्मूला जनरली आपकी बुक में है, एक और चीज इसमें लाना चाह रहे हैं। अभी आपने देखा एक इसका अजम्पशन और भी है, इसका एक फार्मूला और तरह से भी हो सकता है। हमने अभी फार्मूला ड्राइव करते हुए एक जगह पे लिखा था r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, ऐसे हमने लिखा था। अगर इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूं, सो r इज इक्वल टू, भाई 2 को अलग कर दिया, ये साइन थीटा के साथ एक वी नॉट साइन थीटा के साथ मैंने रख दिया, और एक वी नॉट जो है मैंने किसके साथ रख दिया, कॉस थीटा के साथ रख दिया, और डिवाइडेड बाय जी। सो r इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, वी नॉट साइन थीटा अभी हमने पढ़ा था किसके बराबर है, वी नॉट के, कि ना राइट हियर। ये आपके पास हो गया 2 वी नॉट साइन थीटा किसके बराबर है, वी नॉट वाई के, और वी नॉट कॉस थीटा किसके बराबर है, वी नॉट एक्स के, होल डिवाइडेड बाय जी। सो दिस इज एन अदर फॉर्म ऑफ द रेंज। आपके पास रेंज के 2 फार्मूले मैंने आपके सामने रखे, एक रखा इन टर्म्स ऑफ द एंगल, एक रखा इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। सो ये दोनों कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे जब हम हल करेंगे। सो दैट वाज द फार्मूला फॉर द रेंज। अच्छा अब आप अगर आ जाएं मैक्सिमम रेंज इसका, ये तो थी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट फार्मूला आपके पास है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये है क्या चीज मैक्सिमम रेंज? देखो बेटा अगर यहाँ पे आप खड़े होकर किसी स्टोन को ऐसे फेंक रहे ऊपर, ऐसे ऊपर जाता है जाके ऐसे गिरा, तो इसकी ये रेंज हो गई। आपने ऐसे फेंका तो ऐसे जाके ऐसे गिरा, तो ये रेंज हो गई। आपने ऐसे फेंका ऐसे जाके ऐसे गिरा, ये रेंज हो गई। आपने ऐसे फेंका ऐसे जाके गिरा, तो ये रेंज हो गई। आपने देखा
यहाँ पे रेंज कम है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। यानी किस एंगल पे हम प्रोजेक्टेड करें कि ये सबसे दूर जाके गिरे। आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए फील्डर जो होता है बाउंड्री पे, वो कभी थ्रो ऐसे नहीं फेंकता बल्कि किसी एक सर्टेन एंगल के साथ फेंकता है। किस एंगल पे फेंका जाए कि सबसे दूर जाके गिरे। दैट मीन्स मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या है? रेंज जो है, रेंज आपकी जो है वो रेंज मैक्सिमम कब होगी, ये हम मालूम करने जा रहे हैं। इसका फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, यानी मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या होगा, ये हमारा टॉपिक है। इसके लिए देखें, वी नो दैट, हमें पता है। हमें क्या पता है बेटा? हमें ये पता है कि आर का फार्मूला था आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। आपको पता है क्या होती है? +1। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। यानी इसका मतलब है साइन ऑफ 2 थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू हो तो फिर रेंज भी क्या हो जाएगी? तो फिर रेंज क्या हो जाएगी? रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। अब इस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कैसे मालूम करें? तो देखें बेटा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू +1। 2 थीटा को आपने यही छोड़ दिया, साइन को उस तरफ ले गए तो साइन इनवर्स 1। सो 2 थीटा अपनी जगह पर साइन इनवर्स 1 अगर आप कैलकुलेट करें, आपको पता है साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। तो आपके पास थीटा किसके बराबर होगी? थीटा हो गई 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास थीटा बेटा क्या हो गई? 45 डिग्री। एक तो बात क्लियर हो गई कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो सबसे दूर जाके गिरेगा। दैट मीन्स एट दैट टाइम द रेंज विल बी मैक्सिमम। सो रेंज इज सेड टू बी मैक्सिमम इफ वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा कितनी रखी जाए? 45 डिग्री। 45 डिग्री। सो डिवाइडेड बाय जी। सो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। सो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइडेड बाय जी। सो आर मैक्सिमम का फार्मूला क्या हो गया? वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द मैक्सिमम रेंज। बेटा कुछ पॉइंट्स जो है इसके रेंज के हवाले से, इफ द value of the launching angle is greater or less than the 45, then the range will be less than the maximum range. 45 से अगर वैल्यू कम होगी तब भी मैक्सिमम रेंज से वैल्यू कम आएगी, और अगर 45 से ज्यादा होगी तब भी रेंज आपकी जो है वो कम होगी। जैसे सपोज करें बेटा 45 पे अगर आप सपोज करें प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बॉडी यहां पे गिर रही है। अब अगर 45 से अबोव एंगल 60 पे कर रहे हैं तो आपकी, या आप सपोज करें 45 डिग्री पे जब आपने की थी आपकी रेंज इतनी थी, अब अगर 30 पे करेंगे तब सपोज करें ऐसे आके गिरी। इन बोथ कंडीशंस इफ द एंगल इज एग्जैक्टली एट द 45 डिग्री देन द रेंज विल बी मैक्सिमम। 45 से ज्यादा करेंगे या 45 से कम करेंगे, दोनों सूरतों में रेंज आपकी मैक्सिमम रेंज से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये देखिए, ये आपकी क्या है? ये मैक्सिमम रेंज है, ये आपकी मैक्सिमम रेंज है। और जब आपने 60 पे प्रोजेक्टेड किया, लेट सपोज 60 डिग्री पे किया, तो यहाँ पे आई तो देखिए ये जो आपकी रेंज लेट सपोज R1 है, और फिर आपने जब 30 डिग्री पे किया तो ये आपकी सपोज करें R2 है। तो आपने देखा R1 हो दैट इज लेस देन, दैट वन इज लेस देन व्हाट? R मैक्सिमम। या R2 है वो भी क्या? लेस है किससे? R मैक्सिमम के। तो एक बात तो क्लियर होगी आपकी कि अगर एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन 45 डिग्री से ज्यादा होगी या कम होगी, दोनों सूरतों में रेंज आपकी जो है मैक्सिमम रेंज से क्या हो जाएगी? कम। और मैक्सिमम रेंज कब होती है? जब एंगल आपकी क्या होती है? 45 डिग्री की। एक और चीज की तरफ हम जा रहे हैं बेटा। लेट सपोज दो एंगल्स का सम, when the sum of the two angles is 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हो, लेट सपोज एक जो है प्रोजेक्टेड किया गया इस तरह से 30 की एंगल पे, एंगल आपकी क्या? 30 डिग्री। एक को ऐसे प्रोजेक्टेड किया गया किस पे? 60 डिग्री पे। दोनों का सम कितना है? 90। तो याद रखना इस सूरत में ये अलग अलग नहीं, दोनों एक ही जगह पे जाके प्रोजेक्टेड होंगे, और दोनों एक ही जगह पे। यानी इसकी जो रेंज है 30 की वजह से लेट सपोज R1 वो बराबर होगी R2 के।
When the sum of the two angle is 90 degree, in this case the both range will be equal. Let's suppose अगर एक को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थीटा जो है थीटा 1 है 80 डिग्री, दूसरी थीटा 2 है, इस पे सपोज करें रेंज है R1 और दूसरी एंगल है 10 डिग्री, इसकी रेंज है R2, तो 80 और 10 क्या हो रहे हैं, 90. R1 is equal to R2. Remember one thing कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों की रेंज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है. जैसे सपोज करें एक 50 डिग्री पे प्रोजेक्टेड की गई, एक 40 डिग्री पे, तो दोनों का सम कितना 90. इसका मतलब है जितनी हॉरिजॉन्टल रेंज 50 डिग्री पे होगी उतनी ही हॉरिजॉन्टल रेंज 40 पे होगी, यानी दोनों का सम 90. तो इसके बाद अगर एक और चीज देखी जाए, सपोज करें बेटा यहां से ऐसे प्रोजेक्टेड किया, ऐसे जाके बॉडी प्रोजेक्टेड हुई, तो इसी और एक और प्रोजेक्टेड ऐसे किया और ऐसे आई, तो ये जिसकी हाई मैक्सिमम हाइट ज्यादा है इसको क्या कहते हैं, हाई ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. ये जो ट्रेजेक्ट्री आपकी क्या है, हाई ट्रेजेक्ट्री है. और ये जो आपकी है, मुझे पता है आपके जहन में लो होगा, लो नहीं है बल्कि ये क्या फ्लैट ट्रेजेक्ट्री है. ट्रेजेक्ट्रीज के हवाले से क्या कह रहे हैं, एक हाई ट्रेजेक्ट्री होती है और एक आपके पास क्या होती है, लो ट्रेजेक्ट्री होती है. बेटा उसके बाद एक और जो रिलेशन है ट्रेजेक्ट्री के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, दोबारा से सुन लें. अगर एक प्रोजेक्टाइल यहां से प्रोजेक्टेड क्यों हुआ और ऐसे जाके गिरा, so this path of the projectile is known as a trajectory. Path followed by the projectile is known as trajectory. The path followed by the projectile during its projectile motion, that path is known as projectile trajectory या trajectory of the projectile. Projectile trajectory is also called position of the projectile. अब position 2 डायमेंशन में पोजीशन कैसे हम शो करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोशन इन 2 डायमेंशन, दैट मीन्स there must be the relation between the two displacements, horizontal displacement as well as vertical displacement. So dear students, knowing the displacement along the vertical direction yani y and along the horizontal direction means x, the position of the projectile can be fixed, can be found when all such points are joined together. The projectile, the trajectory is being formed. तो अब अगर आप इसकी इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे मालूम करें, तो देखिए दो मोशंस का रिलेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल, 2 पैरामीटर्स होते हैं. आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन आपका यूनिफॉर्म होता है. उसका मतलब अभी मैंने फार्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू किसके था, v नॉट x इंटू टी के था. इसमें से अगर t देखा जाए, t इज इक्वल टू x अपॉन v नॉट x है. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. in a vertical direction y is equal to vit plus half gt स्क्वायर. लेकिन अपवर्ड मोशन होता है ट्रेजेक्ट्री में, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, माइनस. बेटा अगर यहां पे इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 इनको अगर रिलेट किया जाए, सो y इज इक्वल टू, तो यहां पे आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू v नॉट, यहां पे v इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, कैन आई राइट हियर v नॉट y, और t किसके बराबर है, t बराबर है x अपॉन v नॉट x के, कैन आई राइट हियर x अपॉन v नॉट x माइनस 1 अपॉन 2 gt के बराबर क्या, x अपॉन v नॉट x का होल स्क्वायर. ये देखें बेटा y इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन ये v नॉट x जो है ये किसके हो जाएगा, v नॉट कॉस थीटा की, माइनस 1 अपॉन 2 g, और यहाँ पे x अपॉन v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की. अब अगर यहाँ पे देखा जाए, सो v नॉट में कैंसिल, y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 g एक्स स्क्वायर ओवर v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा.
अज्यूम, बेटा अगर इसमें अज्यूम करें कि tan थीटा, हालांकि अगर देखा जाए यही इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। इसमें अगर tan थीटा बराबर a के हो और 1/2 g ओवर, या ऐसा कर लें g ओवर 2 v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा b के बराबर हो, अगर इस इक्वेशन में रखा जाए, सो y इज इक्वल टू, इस tan थीटा की जगह पे a आ गया, x माइनस इस पूरे की जगह पे क्या आ गया आपके पास, b आ गया, bx स्क्वायर। तो अगर मैथमेटिकल वाले से इसको देखा जाए कि वेरिएबल जो है आपके पास x, इसके साथ दो कांस्टेंट आ गए a और b, दैट्स द डिपेंडेंट, ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें आप देखेंगे इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं। सो दिस वन इज अ पैराबोलिक